हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण लाने का उद्देश्य अभी जो परीक्षा चल रही है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की, तो उसमें अपनी तैयारी को बेहतर किस प्रकार रिवीजन वो समय कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि साल भर जो हमने मेहनत की है उस मेहनत को हम किस प्रकार शॉर्ट रिवीजन के माध्यम से देखकर उसको अध्ययन को हम कितना प्रभावशाली कर सकते हैं, और जो हमें याद नहीं है या जो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहे हैं उसको हम नोट करते रहें साथ में, और उसी पर हम मेहनत करने की कड़ी आवश्यकता है। तो मेरे द्वारा जो भी विद्यार्थी हित में ये क्लास लाने का उद्देश्य यही है कि बच्चा है वो जल्द से जल्द इसका रिवीजन करे और अपने अध्ययन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आएं। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि जो कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण है वो आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर है। एनसीईआरटी पर आधारित होने के कारण जो भी जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से बनते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के व्याकरण। तो हमारे व्याकरण में जो कक्षा 10 के सबसे पहला प्रकरण है पद पद भेद, और जिसमें हम पढ़ते हैं पहले पद। तो आइए जानते हैं पद की परिभाषा। पद की परिभाषा क्या है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे पद कहते हैं। अब जानते हैं कि पद है वो एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, चार वाक्यों से मिलकर बना होता है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट किसका भाग होता है, व्याकरण का। और व्याकरण के नियमों के अनुसार जो वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता किसे प्रदान की जाती है, शब्द को। तो शब्द ही है वो उसमें प्रयोग किया जाता है, और व्याकरण के नियमों के अनुसार तो उसे ही क्या कहते हैं, पद। अब बात करते हैं कि पद के भेद कितने माने गए हैं। तो पदों के जो भेद माने गए हैं वो दो प्रकार माने गए हैं। किस प्रकार? एक तो विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी से हम इस प्रकार परिचित पहले हो चुके हैं, क्योंकि विकार का अर्थ है बदलाव। जिस शब्द में बदलाव होता है अर्थात उसके साथ प्रत्यय या उपसर्ग किसी प्रकार लगने से जो उसमें बदलाव हो जाता है वो क्या होता है, विकारी कहलाता है। जिस प्रकार हम इसकी परिभाषा भी एक बार जान लेते हैं कि विकारी शब्द वो वे होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के द्वारा कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है, और जिनमें लिंग वचन काल के द्वारा कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है वो अविकारी होते हैं। इन्हें अवयवी कहते हैं। इसलिए हमारे व्याकरण में यही विकारी और अविकारी ही पद होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे प्रकरण में पदों के भेद कितने माने गए हैं। 5 माने गए हैं। वो 5 किस प्रकार माने गए हैं? वो 5 इस प्रकार माने गए हैं क्योंकि भाषा विज्ञान में एक तो रूप ध्वनि, दूसरा पद ध्वनि। रूप ध्वनि और पद ध्वनि के अंतर्गत शब्द या पद का विवेचन किया जाता है। इस कारण पद के 5 प्रकार माने गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि भाषा विज्ञान में रूप ध्वनि और पद ध्वनि के आधार पर जहाँ पर शब्द का विवेचन किया जाता है या पद का विवेचन किया जाता है उस प्रकार पदों के कितने भेद होते हैं। तो पदों के भेद होते हैं 5। ये आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। और पदों के भेद कितने होते हैं, विकारी और अविकारी 2 होते हैं। और भाषा विज्ञान ध्वनि रूप ध्वनि के आधार पर पूछ ले तो 5। आइए हम जानते हैं उन 5 पदों के बारे में, और उसी के आधार पर पहला है अर्थ के आधार पर।
कौन सा है? अर्थ के आधार पर। अब शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा और वो अर्थ किस प्रकार होगा उसकी बात करते हैं। तो शब्द के अर्थ के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक से मैं आपको शॉर्ट रिवीजन में समझा देता हूँ कि सार्थक वो होते हैं जो शब्द सार्थक अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे रोटी, पानी, आग, हवा, जल। इन शब्दों को पढ़ने सुनने से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में ये सार्थक शब्द है, अर्थात इनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक का अर्थ क्या होता है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता है, अर्थात वो ऐसे वैसे ही प्रयोग में लिए आते हैं। जैसे मान लो कि रोटी वोटी बन गई क्या, तो रोटी के साथ वोटी वोटी जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पानी वानी लेके आओ, तो पानी का तो सार्थक अर्थ है, लेकिन वानी वानी का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, अर्थात वो निरर्थक है जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखने चाहिए कि अर्थ के आधार पर पद के भेद दो होते हैं। ये परीक्षा में आपको यहाँ से पूछ ले तो यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर दो आना चाहिए और ये नंबर दिलाने वाली बात है। बाद में बात करते हैं, क्योंकि सार्थक के अंतर्गत ही सार्थक के तीन भेद और होते हैं। कौन कौन से? वाचक, लक्षक और व्यंजक। निरर्थक के कोई भेद नहीं होते क्योंकि वो तो निरर्थक ही है। वाचक में हम कह सकते हैं कि वाचक वो होते हैं जिस शब्द में मुख्य अर्थ निकलता है उसे वाचक कहते हैं, ठीक है। और लक्षक का अर्थ है कि जिस शब्द से कोई न कोई लक्ष्यार्थ कह के बात कही जाए और वो मुख्य अर्थ से क्या होती है? भिन्न होती है। और व्यंजक में वो होता है कि जिसमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से विशिष्ट अर्थात कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है, जैसे किसी अन्य की ओर अर्थ निकले, वो व्यंजक होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि शाम के 5 बज गए हैं, तो 5 बजने से तात्पर्य ये है कि या तो दफ्तर के छुट्टी का समय हो गया है या फिर स्त्री के द्वारा जो गाय को धोने का समय हो गया, या अर्थात भिन्न अर्थ में ले सकते हैं, तो वो विशिष्ट अर्थ है। हाँ, आगे है 2 नंबर आपका, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पद के भेद। तो ये कितने हैं? आपको परीक्षा में पूछ ले तो आपको 3 बताने हैं। किस प्रकार बताने हैं? क्योंकि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति ये क्या है? व्युत्पत्ति है, उसके पद भेद 3 है। पहला है रूढ़। तो रूढ़ में हम जानते हैं कि रूढ़ होता क्या है कि वे शब्द जो प्राचीन समय से हैं अर्थात प्रकृति से संबंधित है, वे हैं रूढ़। जैसे धर्म, अर्थ, पानी, हवा, आग आदि, ये सारे क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं और प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक का अर्थ है ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, अर्थात एक विद्या है, दूसरा आल्य, जिसका एक अर्थ है और आल्य का एक अर्थ है, और इन दोनों के योग से जो नया शब्द बना है विद्यालय, ये ना तो रूढ़ है, ये किस प्रकार के हैं? ये यौगिक शब्द हैं, इसलिए आप इनको यौगिक शब्द कह सकते हैं। तीसरा है योग रूढ़, जो यौगिक से भी बने हैं और रूढ़ भी है। जैसे जलज, इसमें जल और जय अर्थात जन्म देने वाला, तो जलज से अर्थ है कमल, तो ये किसी तीसरे की ओर अर्थ देने वाला है। तीसरे की ओर अर्थ देने से तात्पर्य हो गया कि ये विशिष्ट अर्थ प्रदान कर रहा है, इसलिए या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो समासिक पद वाले होते हैं ना, सारे समास जो अन्य का बोध करवाते हैं, तो वो योग रूढ़ कहलाते हैं। इस प्रकार हमें जब परीक्षा में पूछ ले रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पदों के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ये आपके रिक्त स्थान वाले जहाँ भी प्रश्न बनते हैं व्याकरण के, वहाँ से आपको पूछे जाएंगे और संभवतः आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कैसे मान ले कि जो पद है वो उत्पत्ति यानी उनकी उत्पत्ति कब से और कहाँ से किस प्रकार हुई, तो तत्सम से
हम जानते हैं कि इसके 4 भेद माने गए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। उत्पत्ति के कितने भेद माने गए हैं? 4। व्युत्पत्ति या रचना के 3। अर्थ के कितने? 2। सार्थक और निरर्थक। सार्थक के भी कितने? 3। लक्षक, व्यंजक और वाचक। और रचना के कितने? 3। और अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के 4। उत्पत्ति के 4 जिसमें हैं तत्सम, के वे तत्सम जो संस्कृत के हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे ग्रह, ये संस्कृत का शब्द है इसलिए तत्सम है। कर्म संस्कृत का है, और यही शब्द जब तद्भव रूप धारण कब कर लेते हैं? जब ये संस्कृत के कुछ परिवर्तन के आधार पर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ग्रह का यहाँ पर क्या हो गया? घर। कर्म का यहाँ पर हो गया कर्म। तो इस प्रकार ये क्या हो गए? तद्भव है। तीसरा है देश शब्द, जैसे पेट, पगड़ी, ये अपने देश की स्थिति, बोलचाल, भाषा के आधार पर हम इन्हें प्रयुक्त करते हैं, तो वो स्थानीय विशेष शब्द हो गए। तो देश है, पगड़ी, पेट आदि शब्द क्या हो गए? देशज। और विदेशज यानी कुछ शब्द है वो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के आगमन पर बोलचाल के रूप में वो शब्द बोले जाने लगे और वो बाद में अपनी भाषा में प्रयुक्त हो गए। जैसे आदमी, रेल, ये शब्द है वो विदेशी है। तो हमें यहाँ पर ध्यान में यही रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर पदों के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर, ध्वनि के आधार पर पदभेद। तो ध्वनि के आधार पर पदों के भेद कितने हैं? 2। ये आपको मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला है वर्णात्मक और दूसरा है ध्वन्यात्मक। दूसरा कौन सा है? ध्वन्यात्मक। वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वर्णों के आधार पर ध्वनि, जैसे डंके की चोट, इस प्रकार वर्णात्मक वर्ण के आधार पर जो प्रयुक्त होते हैं। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर की हम बात करते हैं तो 5 नंबर है वो रूप परिवर्तन। और हमारी हिंदी की सामान्य व्याकरण में पूरी व्याकरण है वो इसी से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि रूप परिवर्तन के आधार पर ही जो शब्द या व्याकरण की रचना हुई है वो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, यहाँ पर रूप परिवर्तन के आधार पर पदों के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। मुख्यतः आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब विकारी का मैंने आपको पहले भी परिचय करवा दिया है कि जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक द्वारा किसी भी प्रकार से उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात बदलाव नहीं होता है, वो विकारी कहलाते हैं। विकारी में भी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये क्या है? चारों विकारी है, क्योंकि इनमें किसी न किसी प्रकार से विकार होता है प्रत्यय लगने पर। तो संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी और क्रिया से ये विकार होता है। और संपूर्ण क्लास आपको देखनी है तो हमारे चैनल में संपूर्ण वीडियो क्लासेस भी हमने दे रखी है, वो भी आप अच्छी तरह से परिचित हो सकते हो। लेकिन यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको शॉर्ट रिविजन में बताई जा रही है। दूसरा है अविकारी। अविकारी जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, उसमें भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक भी है। ये भी कितने हैं? 4। और ये भी कितने हैं? 4। अर्थात विकारी के अंतर्गत भी 4 और अविकारी के अंदर भी 4। और रूप परिवर्तन के आधार पर पदों के कितने भेद माने गए हैं? 2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पद भेद का परिचय कर लिया है, जो हमारा पहला ही प्रकरण है और उसी से हमारी व्याकरण शुरू होती है। तो आप है वो जरूर है। अब हम आगे बात करेंगे संज्ञा से। आइए संज्ञा। और जितने भी विद्यार्थी लाइव है, मैं उनसे यही आशा करता हूँ कि आप लाइव में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति है वो ज़रूर दर्ज कर दीजिए कमेंट के आधार पर। किस प्रकार हमारे द्वारा जो ये क्लास संचालित हो रही है वो आपको कैसी लग रही है,
वास्तविक रूप में आपके लिए अगर इससे कुछ बदलाव हो रहा है या अपने अध्ययन में कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और जो भी आपके भाई बंधु दोस्त मित्र है उनको भी आप ज़रूर भेजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी तक जैसे कुछ विद्यार्थी है वो नियमित अध्ययन कुछ कारणों के कारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय में वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं ताकि उनको ऐसा कुछ मिल जाए शॉर्ट में जो जिसको वो देकर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। और ये प्रकरण ऐसा भी नहीं है कि केवल पास मार्किंग है, ये ऐसा भी प्रकरण है कि इसको हम 2 या 3 दिन या 2 से 3 बार दोहरान करें तो हम 100% मार्क्स ला सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ है वो छोड़ा नहीं गया है। विद्यार्थी हित में ध्यान ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लास है वो उनके लिए बनाई है। तो आगे हम फिर से इम्पोर्टेंट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं संज्ञा के बारे में। और उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्या है, विकारी है। तो संज्ञा की परिभाषा, उससे आप परिचित हो कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ के क्या गुण धर्म नाम स्वभाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आसान सी परिभाषा है कि इस विश्व में, इस सृष्टि में हर वस्तु का, हर स्थान का, हर व्यक्ति का याद रखने के लिए कुछ ना कुछ नाम देना होता है। तो वही नाम क्या है, संज्ञा है। तो वे सभी नाम क्या है, संज्ञा है। तो उसमें व्यक्ति भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकती है, स्थान भी आ सकता है, या फिर उस पदार्थ के जो भी गुण होते हैं, धर्म होते हैं, नाम या स्वभाव, सारे क्या है, संज्ञा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जान लेते हैं कि सुरेश है, सुरेश एक व्यक्ति विशेष का नाम है। जोधपुर एक स्थान विशेष का नाम है। कुर्सी एक वस्तु का नाम है। पानी एक द्रव्यवाचक है। आदि ये सारे क्या है, संज्ञा है। और जब हम इनके भेद के अंतर्गत इनको अलग करेंगे तब हम जान लेंगे कि इनके भेद भी कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद भी कितने होते हैं, 3। परीक्षा से यहाँ प्रश्न आ सकता है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3। और वैसे संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूह समुदायवाचक वो है वो जातिवाचक में सम्मिलित कर लिए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति का क्या होता है, बोध होता है, बोध का अर्थात ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात एक ही व्यक्ति, एक ही जाति का विशेष जहाँ पर बोध हो, विशेष अर्थात एक ही वस्तु का हमें जहाँ पर बोध मिले, जैसे राम है, श्याम है। जैसे कमल, कमल क्या है, एक फूल का नाम है, तो फूल विशेष का एक नाम है कमल। रमेश, यहाँ पर फूल का नहीं, यहाँ पर कमल है वो किसी व्यक्ति का नाम है। और रमेश, अरावली, अरावली क्या है, एक जगह का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। जयपुर एक स्थान विशेष का नाम है। आदि विशेष एक ही नाम वाले क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो आपको इस प्रकार ध्यान में रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हम बात करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक से ही विशेष ये 2 नंबर संज्ञा है। इससे ही पता चलता है कि जहाँ पर जिस संज्ञा से किसी एक जाति, एक वर्ग या समूह से सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, बंदर, लड़का, देश आदि। ये तो हम समझ गए भाई किस प्रकार। इस प्रकार के हमने जिस संज्ञा शब्द का बोध किया अर्थात ज्ञान किया या नाम लिया, जैसे मैंने पर्वत का नाम लिया, तो पर्वत, एक पर्वत का नाम लेते ही उनके संपूर्ण पर्वतों का हमें बोध हो गया। तो यहाँ पर पर्वत विशेष का नाम नहीं है,
इसलिए ये क्या हो गया, संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, तो वो जातिवाचक हो गया। नदी है, वो नदी नाम लेते संपूर्ण नदियों का बोध हो गया। अगर उसमें कह दे नदी, गंगा नदी, यमुना, गोदावरी, कावेरी, तो उस नदी विशेष का नाम होगा, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। नगर, नगर तो सारे ही होते हैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, या जितने भी नगर हैं, तो वो सारे जातिवाचक में होते हैं। और नगर विशेष का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में। पक्षी और पक्षियों के नाम भी हमेशा जातिवाचक में होते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे पक्षी, पक्षी में सारे ही आ गए, चिड़िया, कौवा, कबूतर। और पक्षियों के नाम भी हम बोले कौवा, कबूतर, तो कबूतर का नाम लेते ही वो सारे कबूतर जाति का बोध होता है, तो वो भी क्या है, जातिवाचक है। जिस प्रकार जानवर, जानवरों के नाम गाय, भैंस, बकरी, पहाड़ आदि सभी के नाम भी क्या है, जातिवाचक है। तो बंदर, बंदर भी जातिवाचक है। लड़का, अगर लड़के का नाम जैसे रोहन, दिनेश, सोहन नाम आ जाए तो भी व्यक्ति विशेष में होगा नाम, तो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन लड़का है, उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। देश, देश तो अनेक होते हैं, लेकिन सारे देश आ जाएंगे नाम लेते ही, इसलिए वो जातिवाचक हो जाएगा। इस प्रकार हम जातिवाचक से भी परिचित हो गए। आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। ये आपकी संज्ञा कौन सी होगी, 3 नंबर। भाववाचक संज्ञा पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न, व्यापार आदि का बोध होता है। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव या विभिन्न, व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, लिखावट, बचपन, प्रसन्नता, दुख, भलाई आदि। किस प्रकार, एक बात हम ये ध्यान में रखते हैं कि 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा और 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा, इनको हम देख सकते हैं। लेकिन 3 नंबर जो भाववाचक संज्ञा है उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्यों? और इन्हीं संज्ञाओं से इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जिसमें एक भाव होता है, जैसे मीठा, मीठा से, और इसमें प्रत्यय लगने पर मिठास। जैसे लिखना क्रिया है, लिखना से लिखावट। बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, उससे बना बचपन। प्रसन्न, और प्रसन्न से ता प्रत्यय लगने पर प्रसन्नता। अर्थात जहाँ पर हमें प्रत्यय भी देखना है और मूल शब्द भी देखने हैं, वहाँ पर हम भेद कर पाएंगे कि किस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा है, वो उसका निर्माण हुआ है। तो ये हमें बात है ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भाव का बोध हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे भल्ला से बनी भलाई, भला क्या है, गुण, वो विशेषण है, और भलाई भाववाचक संज्ञा, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं वो भी। और आगे हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार गुणवाचक विशेषण और भाववाचक जो संज्ञा होती है उनमें हम समानताओं और विभेद किस प्रकार कर पाएंगे, वो भी देखेंगे। इसके अन्य 2 भेद हमने पहले बात बताया था, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक होता है, जिसमें द्रव्य के जैसे पानी है, तेल है, सारे समूह का जैसे भीड़ है आदि ऐसे शब्द आए, छावनी है, तो उस प्रकार वो जातिवाचक में ही होते हैं। विशेष भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। यही पर तो मैं बात कर रहा था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जैसे मान लो, एक तो जातिवाचक से होता है, दूसरा विशेषण से होता है, तीसरा क्रिया से होता है, और चौथा जातिवाचक, भाववाचक, क्रिया और सर्वनाम से। सर्वनाम से 4 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक की बात करें, जैसे दानव, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे, और ता प्रत्यय लगने पर दानव था, तो वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब देखो सर्वनाम से किस प्रकार बनती है। सर्वनाम से इस प्रकार बनती है कि पराया, पराया से परायापन, और विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है, भल्ला विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, उससे भलाई। और क्रिया से किस प्रकार, घबराना क्रिया है, धातु के अंत में ना प्रत्यय लगने पर ये घबराना बना है,
और उसमें आहट प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो हमने मुख्यतः ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने से होता है, तो 4 शब्दों से, 4 प्रकार से। कौन कौन से, तो वो आपको मैंने बता दिया। जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा प्रकरण कौन सा है, सर्वनाम। ये भी क्या है, विकारी है। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, विकारी। तो सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं किस प्रकार है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो एक सर्वनाम की विशेष बात भी हम जान लेते हैं कि सर्वनाम में जो संज्ञा का जो पुनरुक्ति दोष होता है उसको दूर करने के लिए भी हम सर्वनाम का प्रयुक्त करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि सोहन घर जा रहा है, सोहन पढ़ रहा है, सोहन खाना खा रहा है, सोहन खेलने जा रहा है। अर्थात सोहन क्या है, सोहन एक संज्ञा है और संज्ञा है वो बार बार आ रही है। तो उस संज्ञा का जो पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए हम किसका प्रयुक्त करते हैं, वह का। तो सोहन एक बार के बाद में वह घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो हमें मुख्यतः ये बात ध्यान में रखनी है कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, सर्वनाम का प्रयोग। और सर्वनाम का अर्थ होता है कि वे सभी नाम। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चय और चौथा है वो कौन सा है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर, इम्पोर्टेंट बात है, किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं का बहुवचन हम, तुम का बहुवचन तुम होता है। तो इसी प्रकार ये जो बोलने वाला, और इसमें हम ये भी प्रयुक्त कर सकते हैं वह, वे, ये अन्य पुरुषवाचक हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक के भी कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद हैं, वो कौन से हैं, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा है बोलने वाला अपने लिए जो भी शब्द प्रयुक्त करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, हमको, मुझे, मुझको आदि। किस प्रकार की जो शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है, अर्थात बोलने वाला जो बात कहेगा, मैं का बहुवचन मेरा, ये मूल है। और मूल से जो भी जितने बाकी बने कि कौन कौन से, हमारा, हमें, हमको, मुझे, मुझको। तो इस प्रकार ये बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। अब बोलने वाला जो प्रयुक्त करेगा किसके लिए, सुनने वाले के लिए। तो मध्यम पुरुष वो होता है सुनने वाला, अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, तुझे कल स्कूल आना है। तो ये बोलने वाला सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयुक्त करता है वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यही बात है, तीसरा जो सर्वनाम है वो कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। बोलने वाला और सुनने वाला ये दोनों, और ये दोनों किसी अन्य के बारे में कुछ कहते हैं या कहा जाता है। जैसे वह, वह देखो अब आ रहा है, उसकी किताब गुम हो गई है, उनका घर ये है, उनकी आदि। जो क्या करते हैं,
वो अन्य के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला है, और तीसरा जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आगे हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं 2 नंबर, कौन सा, निश्चयवाचक। निश्चय से पता चलता है कि जिस सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह घर उसका है आदि, इनसे संकेत का बोध हो रहा है। तो संकेत किसका, वस्तु या व्यक्ति, वह मोहन का घर है, तो मोहन व्यक्ति, व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, और यह पुस्तक किसी वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा है, और जिससे पता चल रहा है निश्चितता का, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से हमें पता चलता है कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, अर्थात जहाँ पर निश्चितता का बोध होता ही नहीं है, अर्थात अनिश्चितता बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई आया है, कुछ गिर गया है, कुछ से पता नहीं चल रहा है कि निश्चय नहीं हो पा रहा है, कोई आया है, पता नहीं चल रहा है कि इस बात में निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कोई खड़ा है, कोई जा रहा है, कुछ गिर गया है आदि से कुछ गिर गया से क्या पता चल रहा है कि इसमें निश्चितता नहीं हो रही है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध से ही पता चल रहा है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में, किसमें, वाक्य में परस्पर अर्थात आपस में संबंध का बोध कराएंगे। जो वाक्य में जो सर्वनाम होंगे वो वाक्य में आपस में संबंध का बोध करवाएंगे, तो कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, यहाँ पर क्या है, पढ़ेगा, सो पास होगा, तो इसमें क्या है, सो पास होगा। तो यहाँ पर जो और सो ये संबंध स्थापित करें, ये एक वाक्य है। वाक्य क्या है, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये वाक्य में परस्पर जो सर्वनाम है वो संबंध स्थापित करें, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। 5 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पर वाक्य में हमें प्रश्न का बोध देखने को मिलता है, अर्थात हमें पता होता है या कोई न कोई प्रश्न किया जाता है, तो वो सर्वनाम प्रश्नवाचक ही होगा। किस प्रकार, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ शब्द में प्रश्न है, तुम क्या कर रहे हो, वह कौन है, किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार कौन, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द जहाँ पर भी मिले वो हमेशा कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक, यानी इनसे प्रश्नों का बोध होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम का अंतिम भेद है वो 6 नंबर, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निज से ही पता चलता है कि समय के लिए, और निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक का जो उत्तम है उसमें भेद है। किस प्रकार भेद है कि वो तो बोलने वाला बोलता है, और यहाँ पर बोलने वाला जो शब्द है वो अपने ही लिए प्रयुक्त करता है, इसलिए यहाँ पर ये निजवाचक हो गया। कैसे, आइए हम समझते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता यानी करने वाला समय के लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊँगा, मैं खुद खाना बना लूँगा, मैं समय घर चला जाऊँगा,
यानी अपने आप, खुद, स्वयं, ये आदि शब्द क्या है? निज, जो निजता का बोध कराते हैं। यानी बोलने वाला अपने लिए ये शब्द जहाँ पर प्रयुक्त कर देता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए हमारे प्रकरण में संज्ञा, सर्वनाम ये पूरे हो गए। आगे हम बात करेंगे विशेषण की। ये आगे हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं या प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। और संज्ञा जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, सर्वनाम उसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ जैसे वह। इन दोनों की जहाँ पर विशेषता बताई जाएगी वही तो क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे सुंदर बालक। अब सुंदर बालक, बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और सुंदर, सुंदर है वो क्या है? गुण है। अर्थात बालक की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो गया। और जहाँ पर विशेषता बताई जाए संज्ञा की या सर्वनाम की, या ये कह दे वह सुंदर है, तो वह सर्वनाम है। और सर्वनाम की विशेषता क्या है? कि सुंदर है, इसलिए वो विशेषण कहलाता है। तो विशेषण के भी भेद कितने हैं? 4। परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण जो सबसे बड़ा विशेषण है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक जिसे ही कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये सर्वनाम से ही बना विशेषण है इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बात करते हैं हम गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के या पदार्थ के रंग, रूप या गुण संबंधी, रंग, रूप, दशा आदि का क्या करवाते हैं? बोध करवाते हैं। अर्थात उनका हमें विशेषता प्रकट कराते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? गुणवाचक। अर्थात जहाँ पर गुण की बात होगी वहाँ पर गुणवाचक विशेषण, यानी गुण संबंधी विशेषता जहाँ पर प्रकट होती है वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे लाल फूल, चतुर, विद्यार्थी। यहाँ पर फूल की विशेषता क्या है? लाल। यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है। अर्थात इसमें गुण की बात हो रही है, चतुर गुण है, लाल गुण है। तो रंग, रूप, दशा, गुण संबंधी जहाँ पर भी बातें होंगी वो गुणवाचक विशेषण होंगे। तो गुणवाचक विशेषण के भी कई प्रकार हैं। अर्थात वो गुण हैं वो हमारे वीडियो क्लासेस में आप संपूर्ण रूप से उन्हें देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं जो परीक्षा में आने वाली बातें शॉर्ट में। आगे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर संख्या का बोध होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 भेद होते हैं, वो हम जानते हैं कि कौन कौन से। एक होता है निश्चित, जहाँ पर निश्चित संख्या का विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कोई ना कोई उसकी निश्चित संख्या होगी, जैसे 1 बालक, 2 बालक, 2, 10, इनमें क्या है? संख्या आ रही है और उसकी विशेषता बताई जा रही है संख्या के रूप में। तो निश्चितता का बोध हो रहा है कि 1 ही बालक है, 2 है, 10 है, 10 आदमी हैं, या जो भी संख्या के रूप में निश्चितता करेंगे वो क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक, संख्यावाचक। आगे हम बात करते हैं अनिश्चित। अनिश्चित से ही पता चलता है कि संख्या का वहाँ पर निश्चय बोध नहीं हो रहा है और अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे कुछ भी निश्चय ना हो, जैसे कई, कुछ या सब। कई से पता नहीं चल रहा है कि संख्या कितनी है। कई घड़ियाँ पड़ी है जैसे मान लो, तो घड़ियों की कोई निश्चितता नहीं है कि 1 है कि 2 है। अगर एक घड़ी कह दें तो निश्चितता का बोध हो रहा है, और कई घड़ियाँ तो उससे पता नहीं 1 है कि 2 है।
कुछ आदमी खड़े हैं, तो कुछ आदमी का मतलब एक है, दो है, तीन है, लेकिन कुछ से पता नहीं। सब में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सब की कोई गिनती नहीं है, इसलिए यहाँ पर निश्चयता का बोध नहीं होता है। जैसे थोड़े हैं, बहुत हैं आदि, इन शब्दों से निश्चयता का बोध नहीं होता, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। आगे हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 नंबर है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो जिन्हें 3 नंबर है परिमाण। परिमाण से, यहाँ पर हम कई बार विद्यार्थी है छोटी सी त्रुटि कर देते हैं, इसको परिणाम कहते हैं, लेकिन ये परिणाम नहीं होता है। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, यानी किसी चीज़ की नाप तोल करना। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है, या जो भी संज्ञा है, सर्वनाम है, वो कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिनसे कुछ ना कुछ नाप या तोल की विशेषता प्रकट होगी, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा है कपड़ा, उसकी विशेषता क्या है? वो कपड़ा है गज भर कपड़ा, जिससे पता चल रहा है कि नाप तोल से ही तो कपड़े का पता चलेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया? परिमाण। जैसे 1 किलो वजन में आ गया, उसी प्रकार वजन की, नाप तोल की, जितने भी द्रव्य पदार्थों की जो नाप तोल वाले हैं, मैं इनको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, बाकी आप संपूर्ण वीडियो में हमारी क्लास को ज़रूर देख सकते हो, लेकिन आप ज़रूर पीछे अध्ययन किया है तो आप इनसे समझ गए होंगे। इनके भी 2 प्रकार होते हैं। किस प्रकार? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो आटा नाप तोल में कितना है? 1 किलो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कुछ बहुत ऊंचा, यानी कुछ लंबा है, बहुत ऊंचा है, इनसे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। आगे हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से ही बनते हैं और जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, और वो एक संकेत के रूप में अपना निर्देशन करते हैं, यानी सांकेतिक विशेषण भी कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर क्या करेंगे? संकेत करेंगे। किन की ओर संकेत करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। या तो वो संज्ञा के या सर्वनाम के, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम भी है, लेकिन ये पुस्तक जो संज्ञा से पहले आ गया ये, इसलिए ये इस वस्तु की ओर या संज्ञा की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। वह मकान तुम्हारा है, इसमें मकान क्या है? संज्ञा है, ये इसकी ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। और संज्ञा से पहले सर्वनाम आना, इसीलिए तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब हम जानते हैं कि विशेषण की अवस्था भी कितनी होती है। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विशेषण की कितनी अवस्था होती है। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। कैसे? मूलावस्था, अर्थात मूल अवस्था कौन सी होती है? जो होती है, जैसे मान लो लघु, तो लघु है वो एक में ही है, प्रिय है वो एक में ही है, श्रेष्ठ है वो एक में ही है। जब हम इसकी दूसरी अवस्था का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार उत्तरावस्था में हो गया 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। जैसे ये लघुत्तर है, ये प्रियतर है, अर्थात राम एक प्रियतर लड़का है, तो 2 व्यक्तियों में यहाँ पर भेद स्पष्ट किया गया है कि 2 व्यक्तियों में वो क्या है? प्रियतर है या श्रेष्ठतर है। मोहन दिनेश से श्रेष्ठतर है अंक लाने में, इस प्रकार वो क्या हो गया? श्रेष्ठतर हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था की बात करें, सभी में, यहाँ पर 2 में नहीं, सभी में वो लघुतम है, प्रियतम है, श्रेष्ठतम है। सोहन है वो अपनी कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, तो श्रेष्ठतम छात्र है वो संपूर्ण छात्रों के बीच में श्रेष्ठ है। इसलिए उत्तम अवस्था में यहाँ पता चल रहा है
तो इसलिए आपको इन तीनों अवस्थाओं का भी पता चलना चाहिए। उक्त तीनों अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण में ही होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने विशेषण के बारे में भी इतना अध्ययन किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आगे जो भी इसका जो शॉर्ट रिवीजन प्रकरण है वो आगे हम लेकर आएंगे। अगर जो भी विद्यार्थी हमारा लाइव देख रहे हैं तो ऑनलाइन उपस्थिति में अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज कराइए, ताकि हम भी है वो आपके लिए एक आगे अच्छी बेहतर क्लास लेकर आएँ। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और आगे जो भी विद्यार्थी है उनको शेयर कीजिए। मैं फिर से आपके लिए अच्छी क्लास लेकर आऊँगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।